मध्य प्रदेश के प्राध्यापक बीके खातरकर स्टेज पर आएंगे। कर्नाटक से मृदुला मुनगवड़ी, तमिलनाडु से सुब्रमणी और जी मोहन स्टेज पर आएंगे। राजस्थान से कलाचंद थाड़िया स्टेज पर आएंगे। दिल्ली से प्रकाश जामुड़कर स्टेज पर आएंगे। मराठवाड़ा से डॉक्टर संजय गवई स्टेज पर आएंगे। विदर्भ से अविनाश कठारे स्टेज पर आएंगे। विदर्भ से त्रिंबक दादा भोके स्टेज पर आएंगे। बिहार से बनते स्टेज पर आएंगे। बिहार से विमल कीर्ति, उत्तर प्रदेश से अभिषेक राज, एडवोकेट अभिषेक राज स्टेज पर आएंगे। गोवा से उल्लास चांदेलकर स्टेज पर आएंगे। छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश चौधरी जी स्टेज पर आएंगे। पश्चिम महाराष्ट्र से आनंद राणे स्टेज पर आएंगे। उत्तर महाराष्ट्र से जीबी पवार स्टेज पर आएंगे। उल्लास जी फुलझेले स्टेज पर आएंगे पश्चिम महाराष्ट्र से और उत्तर महाराष्ट्र से। पश्चिम महाराष्ट्र से शशिकांत टिकोटे स्टेज पर आएंगे। प्रमिला कई सोनवणे स्टेज पर आएंगी। तनुजा बौद्ध स्टेज पर आएंगी। महाराष्ट्र से महेंद्र बुद्धरत्न स्टेज पर आएंगे। सेंट्रल कमेटी के कार्यालय के सचिव और पाली भाषा का काम करने वाले ए.के. पाटिल साहब स्टेज पर आएंगे। आज के सत्र का जो सूत्र संचालन है सेंट्रल कमेटी के निमंत्रक सचिव आदरणीय चंद्रशेखर जी शेंडे करेंगे। मैं उन्हें यहाँ पे निमंत्रित करता हूँ और वो आने के पहले वो माइक संभाले, उसके पूर्व आप सब लोग जगह पर खड़े होंगे। आप सब लोग जगह पर खड़े होंगे। और संकल्प लेंगे। हमारी पोजीशन सावधान में रहेगी। मैं बोलूंगा
मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। कोकण से अशोक पंडागड़े स्टेज पर आएंगे। कोकण से अशोक पंडागड़े स्टेज पर आएंगे। हो सकता है मेरी कुछ गलती हुई तो मैं सुधारूंगा, किसी ने उसको गलत नहीं मानना। उसी प्रकार महाराष्ट्र के महासचिव घनश्याम जी, प्राध्यापक घनश्याम भाबर्डे भी स्टेज पर आए। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलना। बाबा साहब की वजह से मुझे एक इंसान के रूप में जीने का अधिकार मिला है। इस बात की मुझे पूरी तरह समझ है। बाबा साहब के मिशन को मजबूत और सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं मनपूर्वक संकल्प करता हूं कि मैं निस्वार्थ भाव से अपनी आय का 20वां हिस्सा आर्थिक रूप से समाज को दान दूंगा। मैं अपना समय, श्रम, ज्ञान और कौशल्य समाज के लिए दान करूंगा। मैं समाज में एकता, समता और भाईचारा स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बाबा साहब के निर्देशानुसार हर रविवार को बुद्ध विहार में धम्म सीखूंगा एवं उसके अनुरूप आचरण करूंगा। मैं भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मैं फिर एक बार बाबा साहब के मिशन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने का मनपूर्वक संकल्प करता हूं। जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सबका स्वागत है। आप सब लोग बैठेंगे। चंद्रशेखर जी शिंदे, सूत्र समाज। सभी को नमो बुद्धाय, सप्रेम जय हिंद। आज के इस 2 दिन के अधिवेशन में बुद्धवार समन्वय समिति के द्वारा आयोजित बुद्धवारों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। कल पहला दिन था, आज का दूसरा दिन, और आज के दूसरे दिन का प्रथम सत्र है प्रतिनिधि सत्र। तो अलग अलग प्रदेश से यहाँ जो पधारे प्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा हमने ये आयोजन किया है। और आज के सत्र का प्रास्ताविक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भाऊ सरस्वती बौद्ध करेंगे, ऐसे में उनसे गुजारिश करता हूँ। हमारे तमिलनाडु के साथी हिंदी नहीं समझते और मेरा जो बोलना है वो उनको समझना चाहिए, इसीलिए चंद्रशेखर जी शिंदे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे।
सेशन की अध्यक्षता करने वाले हमारे बुद्ध विहार समन्वय समिति के महासचिव, श्रद्धावान शील संपन्न प्राध्यापक उमेश जी शिलवंत, जिसका सरनेम हमने छोड़ दिया, जो पटारे हैं, और देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि और उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, For today's session, representative session, Mr. Umesh Shilwan, he will be the presiding officer in the chair, and there are so many representatives of representatives coming from so many states of India. So I welcome you all for today's session. साथियों, हमारी बुद्ध विहार समन्वय समिति की ये जो मिशन है, इस मिशन की शुरुआत हमने 2014 से शुरू की। Friends, we started our mission in the year 2014. आप सब लोगों को मालूम है कि हमें नया संगठन बनवाने में कोई रुचि नहीं है। As you all know, we do not have any interest of creating a new organization. क्योंकि समाज में इससे पहले ही हजारों संगठन मौजूद है। Because in our society there are thousands of organizations already in existence. हम उसमें और बढ़ोतरी नहीं करना We चाहते। don't want to increase anything in those organizations. लेकिन हमने जो नाम रखा है वो एक मुहिम है। But we have named our organization. It's a movement. It's a movement. हम भारत में जितने भी बौद्धों के संगठन होंगे उसका हम एक विंग है। We are a wing of so many organizations across India related to our Buddhism. हम सब समन संघी है। We are all Saman Sanghis, Saman Sangh. इसलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति समन संघ का एक हिस्सा है। Hence, we are a part of Saman Sangh, Buddha Vihar Samanvaya Samiti. जब तक के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती तब तक हम समन संघ को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। Till we are in a position to create umbrella organization, we treat Saman Sangha as umbrella organization. साथियों, Friends, बुद्ध विहारों में बुद्ध विहार संस्कृति निर्माण करना यह हमारा लक्ष्य है। our aim is to create Buddha Vihar Sanskriti in Buddha Viharas. बुद्ध विहारों का समन्वय करना मतलब बौद्ध समाज का समन्वय करना है। To coordinate the Buddha Viharas is to coordinate the Buddhist society. बुद्ध विहारों का कोऑर्डिनेशन करना यानी बौद्ध संगठनों का कोऑर्डिनेशन करना है। The coordination of Buddha Viharas is the coordination of all the sangatans of Buddhist people. हमने क्रमशः एक कदम बढ़ाकर आज तक हम ऑल इंडिया में पहुंचे हैं। Step by step, we have traveled up to this level. हम भारत का कोई भी स्टेट खाली रखना नहीं चाहते। We don't want to leave any state untouched as far as coordination is concerned. अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक और कन्याकुमारी से जम्मू तक हम पूरे भारत को जोड़ना चाहते हैं। From Arunachal to Gujarat and Kashmir to Kanyakumari, we want to see that we are together. उसमें एक दिक्कत है भाषा की, संस्कृति की और रूढ़ी परंपरा की। But
there is a difficulty of language, culture and parampara. उसमें से हमको रास्ता निकालना है. We have to take out our road map, the way out. हमको आपस में किसी विषय पर एक दूसरे के साथ विवाद में भिड़ना नहीं है. We don't want to indulge into any argument on any subject within ourselves. जो बातें हमको पसंद है उसको हम अमल में लाएंगे. The things which we like, we'll implement. जो बातें हमको पसंद नहीं है उसके विरोध में हम नहीं बोलेंगे. The things which we don't like, we'll not talk anything about. जिससे हमारे में रिट गिरेगी, हमारे में फूट गिरेगी, हमारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन, उसमें दरार गिरेगी, ऐसा कदम, ऐसी भाषा हम नहीं बोलेंगे. We will not talk in such a manner which will lead to rift in our society. जैसा जैसा आपको उचित लगता है वो आप करेंगे. Whatever you feel like correct, we will continue to speak. हम किसी को दबाव में नहीं लाना चाहते. We don't want to bring any pressure on anybody. दूसरी बात, आप जिस संगठन में काम कर रहे हो उस संगठन को आप लोग नहीं छोड़ेंगे. You will continue to be attached to the organization wherever you are working. Any organization you are working. वो संगठन छोड़ के जब आप बुद्ध विहार समन्वय समिति में आएंगे तो उनमें अपने प्रति द्वेष निर्माण होने की संभावना है. If you leave the organization wherever you are working and come to Buddhivar Samanvaya Samiti, it will create ill feeling for everybody. हम आपस में द्वेष भावना को खत्म करना चाहते हैं. We want to ensure that there is no ill feeling in anybody's mind. हम आपस में भाईचारा निर्माण करना चाहते हैं. We want to create brotherhood amongst ourselves. हम आपस में विश्वासार्हता निर्माण करना चाहते हैं. We want to build trust within ourselves. भारत में 5 प्रकार के बौद्ध मौजूद हैं. In India, there are 5 types of Buddhists. दलाई लामा को मानने वाले ईशान्य भारत के लोग, The Northeast people, those who believe in Dalai Lama's teachings. महाबोधि सोसाइटी को मानने वाले कलकत्ता बंगाल के लोग, The people of West Bengal, those who believe in Mahabodhi society's work culture. संगरक्षित पंथे का त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सहायक गण को मानने वाले भारत के कोने कोने में फैले हुए धम्मचारी लोग. The Dhamma Sadhakas of India, those who believe in the teachings of Dhammachari Dhammarakshit, Sangharakshit of TBM Mahasangha. भारतीय बौद्ध महासभा के जितने भी गुट है वो चलाने वाले लोग. The various fractions of Bharatiya Buddha Mahasabha, that is Buddhist Society of India. हम सभी का एक विंग है, ऐसा चलकर हमको काम करना है. We are a wing of all such organizations. This we should keep in mind and travel together. हमें बुद्ध विहारों पर कॉन्सेंट्रेट करना है. We want to concentrate on Buddha Viharas. हमें बुद्ध विहारों की संख्या कितनी है अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेशों में हमको मालूम होना चाहिए. We should know the number of Buddha Viharas in our districts, concerned districts. आप अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेशों में बुद्ध विहारों की और उनके 2 उपासकों की लिस्ट करें और वो किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे. We need to publish a book of Buddha Viharas of your states, your districts and your talukas. उनमें उन उपासकों के मोबाइल नंबर होने चाहिए. The mobile numbers of the concerned upasakas should also be there, apart from Buddha Viharas, which we are going to publish. हर 3 साल में उसे अपडेट करना चाहिए. We will update every 3 years the list. हम बार बार बुद्ध विहारों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन करना चाहिए.
we should continue to organize the Sammelanas, conventions of the various state representatives, national level. उस सम्मेलन में वहाँ के जिला में जितने भी बौद्ध संगठन है उसके प्रतिनिधियों को, राज्य के प्रतिनिधियों को उस सम्मेलन में बुलाकर उनको भी सुनना चाहिए। In such national conventions, we should invite the representatives of various organizations of Indian states, districts and talukas, and we should invite them on the stage and we should listen to their views. हमने बुद्ध विहारों में साप्ताहिक वर्ग चलाना चाहिए। We should conduct the Dhamma classes every week in Buddha Viharas. हमने पाली भाषा का प्रचार केंद्र हर बुद्ध विहार को करना चाहिए। We should make Pali Bhasha teaching center to each Buddha Vihar. इसीलिए पाली भाषा परीक्षा का हर विहार में आयोजन होना जरूरी है। Therefore, we should conduct Pali Bhasha Prachar exam in each Buddha Vihar. हमने लेडियों का सुरक्षा के लिए, लेडियों की सुरक्षा के लिए हर जिले से हमने धम्म यात्रा निकालकर वो लेडियों पर जाना चाहिए। We have to conduct the Dhamma Yatra, Dhamma Sahal of various Buddhist caves or ancient history. हमने बाल संस्कार शिविरों का आयोजन करना चाहिए। We should organize Bal Sanskar Shivir for children in each Buddha Vihara. हमने महिलाओं के शिविर आयोजित करना चाहिए। We should organize the workshops of women in each Buddha Vihara. हमने कला महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। We should organize cultural festival also. हमने युवाओं के लिए क्रीड़ा महोत्सव आयोजित करना चाहिए। For our youths, we should organize the various competitions for sports and games. हमने युवाओं की स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, गीत गायन स्पर्धा का आयोजन करना चाहिए। We need to organize the competitions, debate competitions for youths. और धीरे धीरे हमारा नेतृत्व युवा लोगों के हाथ में हमने देना चाहिए। Slowly, we should give leadership to the youths. जो लोग फुल टाइम काम करेंगे वो इसका नेतृत्व करना चाहिए। Those who are able to do the work on full-time basis, they should lead it. अगर उमेश पठारी जी फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो इसी अधिवेशन में अगले साल का अध्यक्ष मैं उनको घोषित करूंगा। If Mr. Umesh Pathare Shilvan is able to take decision to be a full-timer, next year I will make him the chairman of next year national level convention. अगर वो नहीं करते तो चंद्रशेखर शेंडे अगर फुल टाइम काम करते हैं तो उन्हें मैं अगले साल इस अधिवेशन के बाद नेशनल प्रेसिडेंट के नाते उनको पेश करूंगा। If he is not able to accept this offer to be the next year chairman, then I will make Chandrasekhar Shinde as chairman for next year national convention. इसी के अलावा जो भी कार्यकर्ता हिंदी जानता हो, अंग्रेजी जानता हो और भारत के हर कोने में जाने की हिम्मत रखता हो, सहनशीलता रखता हो, ऐसा कोई भी कार्यकर्ता मिशनरी अगर नेतृत्व करना चाहते हैं तो हम उनके नेतृत्व में बुद्ध विहार समन्वय का कार्यक्रम चलाएंगे। मैं उनके पीछे खड़ा रहूंगा। If any activist missionary is able to be patient and travel across India to build this culture of Buddha Viharas and coordinate with other people, I am ready to hand over the leadership to such person. हमारे में कभी भी चुनाव नहीं होना चाहिए। We should not have any elections to be conducted. पद के लिए कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। We should not fight for the post. हमारी जो 5 लोगों की कमेटी होगी वो कमेटी तय करेगी कि अगला नेतृत्व कौन हो, उसे उन्होंने जाहिर करना चाहिए। Our 5 people committee will decide who should be the next chairman or which post should be given. नेतृत्व महिला भी कर सकती है।
The leadership can be taken care of by women also. नेतृत्व तमिल का आदमी भी कर सकता है। Leadership can be taken care of by Tamil people also. भारत के किसी भी कोने का आदमी नेतृत्व कर सकता है। Anybody from any corner of India can lead this mission. इस विषय पर आपको अपने राय इसमें देना है। You should express your views in today's session. आप अपने जिलों में प्रदेशों में क्या करते हैं इस सेशन में 5-10 मिनट में आपको बताना है। You will have to brief the audience within 10 minutes, 5 to 10 minutes, the activities being conducted by you. विषय को छोड़कर किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। You should not be talking off the subject, be on the subject. अगर कोई विषय को छोड़कर बोलेगा तो उसको रोका जाएगा। If you leave the subject and travel elsewhere, you can be stopped. अगर शिस्त का पालन नहीं करोगे तो आप मिशन को नहीं बढ़ा पाएंगे। If you don't follow the discipline, how mission will be carried forward? हम समाज का मॉडल बनना चाहते हैं We should become role model for our society. तो आप रोल मॉडल के नाते खुद को पेश करें। You should be coming forward as a role model. आप लोगों से समिति बड़ी उम्मीद रखती है। We have a lot of hopes from you. आपका त्याग, आपका समर्पण, आपका ज्ञान का उपयोग समाज को होना चाहिए। Your sacrifice, your knowledge, your wisdom should be of use to our society. मैं आपके कार्य को सलाम करता हूँ। I salute to your work. आपके समर्पण को सलाम करता हूँ। I salute to your devotion. आप ऐसा ही आगे भी काम करते रहेंगे। You will continue to do this work in future also, किसी भी पद की लालच ना रखते हुए without expecting any post or whatsoever in the mind. मिशनरी होकर आपको काम करना है। You will have to work as a missionary. मैं आप उपस्थित सब लोगों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। On behalf of all the representatives present here, I welcome you all on the stage. मैं प्रकाश सिंह जी तुसाम, हमारे वाघमारे, प्रशांत वाघमारे, हमारे त्र्यंबक दादा ढोके और हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के हमारे त्रिकोटी जी के साथी गायकवाड़, क्या नाम उनका गायकवाड़ का, संभाजी स्टेज पर आएंगे। I request Mr. Sambhaji Gaikwad, Mr. Vagmare, Mr. Prakash Singh Tusam त्र्यंबक राव and Trambak Rao Dhoke to be on the stage. अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं उसको सुधारूंगा और जो कार्यकर्ता को मुझे यहाँ पे पेश करना है उन्हें मैं समय से भी बुलाऊंगा। उससे किसी ने भी अपने मन में कोई शंका कुशंका नहीं लाना है। I will correct myself if I commit any mistakes and forget anybody to be invited on the stage. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ I welcome you all और आपको व्यक्त करने की यहाँ पे इजाजत देता हूँ। and I allow you to express your views. धन्यवाद। Thank you. नमो बुद्धाय। Namo Buddhaya. जय हिंद। Jai Hind. We are going to start today's session, and the first speaker I request Mr. Prakash Jambulkar from Delhi to initiate the dialogue with his opening session. Mr. Prakash Jambulkar. Give him a big round of applause. हेलो जय भीम। उत्तर प्रदेश शाहू और आम्बेडकर को नमन करते हुए बुद्ध विहार समन्वय समिति का मैं दिल्ली से महासचिव होने के नाते वहाँ पे बुद्ध विहार समिति काम कर रही है, पर वहाँ पर 80 के आसपास बुद्ध विहार है और उनको आपस में जोड़ने का प्रयास चल रहा है। उसको आपस में जोड़ने का प्रयास चल रहा है। अशोक भाऊ जी जैसे जैसे मार्गदर्शन करेंगे उस हिसाब से हम दिल्ली में बुद्ध विहार समन्वय समिति का बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतना ही बोलते हुए सभी को जय भीम। I request Mr. A.K. Patil, National Secretary of Buddha Vihar Samanyaya Samiti, who is taking care of Pali Bhasha exam, to be on the
dais and speak a few words in this representative session. नमो बुद्धाय, जय भीम। समन्वय समिति ने पाली भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिए 2016 से परीक्षा लेना शुरू किया। आज तक 4 परीक्षाएं हो चुकी हैं। टोटल 8 परीक्षा का अभ्यासक्रम तैयार करना है, उसमें से 4 परीक्षा का अभ्यासक्रम तैयार हो गए। लोगों ने आज तक के परीक्षा दी। पाली भाषा की परीक्षा 11 दिसंबर 22 को हुई। 4 जनवरी को उसका रिजल्ट लगा। 4 जनवरी को रिजल्ट लगने के बाद में महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट तैयार हो गई। वो मेरिट लिस्ट अपने दरवाजे पे टंगी हुई है। जिन लोगों के नंबर्स आए हुए हैं उन लोगों को वो लिस्ट में नाम है क्या वो देख लेना है, और उन लोगों को सबसे लास्ट सेशन में जो पाली भाषा का पुरस्कार वितरण होगा, जिसमें अमाउंट का समावेश है, सम्मान चिन्ह का समावेश है और प्रमाण पत्र का समावेश है। जो लोग अब्सेंट है उन लोगों को देने के लिए उनके जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं वो गांव से, उन लोगों को वो दिया जाएगा। तो पाली भाषा का प्रचार क्यों करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है अपने लिए। भगवान बुद्ध का जो भी त्रिपिटक में ज्ञान है, त्रिपिटक के 29 ग्रंथ है, उसमें से कुछ ग्रंथ जिनका अभी तक के पाली से मराठी या बाकी भाषाओं में अभी तक अनुवाद हुआ नहीं है, और अपन जो पाठांतर करके जो वंदनाएं बोल रहे हैं सब पाठांतर है। जबकि अपन ने देखा बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना पूरा पाठांतर है, लेकिन उसका अर्थ बहुत सारे लोगों को, मैं बोलूंगा 90% लोगों को मालूम नहीं है। इसका मतलब अब हम भूकंप पट्टी कर रहे हैं, मंत्र वाले भी वैसा ही करते हैं। किसी जाति के, किसी धर्म पे मैं टीका नहीं करूंगा, लेकिन अदर समाज में जो हो रहा है वो ही अपने समाज में हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कब निकलेगा उनमें से, उसके लिए जरूरी है कि अपन जो भी बोल रहे हैं उस हर एक शब्द का अर्थ अपने को जब समझेगा तब बुद्ध धर्म का ज्ञान अपने को होगा और अपन अपने दूसरी पीढ़ी को सिखा सकेंगे। यही काम बुद्ध विहार समन्वय समिति 4 साल से कर रही है। बीच में 2 साल की गैप कोरोना की वजह से आई है, ये आपको पता है। तो इस साल पाली भाषा में नियर अबाउट 6000 कैंडिडेट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र से बैठे। इतने बड़े पैमाने पे परीक्षा में बैठाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी हम हमारे सहयोगी सहायक लोगों से, कार्यकर्ता लोगों से निभाते हैं। बड़ी मेहनत होती है, लेकिन एक बार अपने ठान लिया कि अपने को ये काम करना है तो अपने को ये काम करना पड़ता है। फिर वो जवाबदारी से हमारे कार्यकर्ता पीछे हटते नहीं। 18-10 से ये पाली भाषा परीक्षा का काम शुरू हुआ, 18-10-22 से, और वो पाली भाषा का काम आज भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पाली भाषा का जो भी पैसा है आया है उसका हिसाब करने के लिए और 1 महीना लगने वाला है। तो ये 5 महीने 4 महीने का उपक्रम है जिसमें हमारे लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल हमको बाद में मिलने वाला है। धम्म का ज्ञान लोगों को होगा और वो धम्म का ज्ञान उनको होने के बाद में फिर जो अपनी जो कौम तैयार होंगी धम्म जागृति वाली, वो कौम एक अलग कौम रहेगी। अभी अनपढ़ कौम है, पाठांतर वाली कौम है।
कुछ लोग उसमें अपवाद हो सकते हैं जिनको उसका अर्थ मालूम है। उसमें त्रिरत्न उत्तमा संघ के कर्मचारी और साधु साहब जैसे लोग, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको उसका अर्थ मालूम है। तो पाली भाषा में मेरिट में आए हुए स्टूडेंट्स की भी 70 लोग हैं, 70 लोग मेरिट में आए हुए हैं और 97% रिजल्ट है, यानी फेल 3% लोग हो रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है और हम कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्य की बाकी लोगों की तरफ से सराहना भी हो रही है और ये काम हम करते रहेंगे जब तक समिति हमको बता करेगी। इतना बोलकर मैं मेरे 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पाटिल साहब। और माफ करना, मैं प्रकाश जी, जामुल साहब जी को भी धन्यवाद देना भूल गया था, अभी अपनी गलती दुरुस्त कर लेता हूँ और उनको भी साधुवाद। समय का सारे स्पीकर्स ने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव लॉट ऑफ स्पीकर्स विद अस टुडे एंड नेक्स्ट स्पीकर The next speaker for today's representative session is Mridula Vanangamudi from Bangalore, Karnataka. I request her to be on the dais and share your thoughts about the work being carried out or in future plan for your state. Thank you. I'll speak in English. My Hindi is a little bad. So I represent the Buddhist fraternity movement, the Karnataka wing, and सभी को समझ में आए करके मैं भाषांतर करने की कोशिश करता हूँ। मृदुला वनंगमुड़ी अंग्रेजी में बात कर रही है तो मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए इसलिए। Yes. So first thing is we are trying to initiate the learning teaching English program in Karnataka and other places as well. Like the project will be trial. There will be a trial in Karnataka. Basically, we are going to pick 100 students between age 16 to say 21 who are from the community, and if they can't speak English, or no, even if they can speak English, to improve their English through Baba Saheb's writings and speeches. मैं वनंगमुड़ी मृदुला को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये भाषांतर नहीं है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस दे, थोड़ा तो फराटे से बात करते रहेंगे तो मुझे भी मुश्किल हो जाएगी। एनीवे, तो पहला जो कार्य हमारा है वो इस क्षेत्र में है कि इंग्लिश लर्निंग टीचिंग का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं कर्नाटका स्टेट में। और 16 साल से 21 साल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश इम्प्रूव हो, तो ऐसे 100 लोग हम लोग ढूंढ के निकालेंगे, स्पॉट करेंगे जिनको हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं। Yes. So primarily through Baba Saheb's writings and speeches to improve their English along with Baba Saheb's ideology. That is the main goal of this project. The next thing is we have initiated weekly Dhamma talks. These are going to be virtual, that is online, and we will be inviting Banthes and even very experienced Upasaks who can give talks on various topics, तो प्रथमतः हम लोग जो इंग्लिश लर्निंग टीचिंग की बात कर रहे थे उसमें हम लोग शुरुआती करेंगे बाबा साहब के जो राइटिंग स्पीचेस के जो वॉल्यूम्स है इसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करके वही बच्चों को हम लोग सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश इंप्रूव हो इसलिए। और दूसरा हमारा है धम्मा टॉक। Yes, Dhamma talks weekly. हाँ, तो हर हफ्ते धम्म गोष्ठी जो बोलते हैं हम लोग वो हम लोग करना चाहेंगे। हाँ, उसमें हम वीकली एक बनते या फिर एक एक्सपीरियंस उपासक को इनवाइट करके उनको So we will be inviting monks and basically they. हमारे भक्ति जी को हम लोग ये हमारे मिशन में शामिल करना चाहेंगे, जो धम्म गोष्ठी की हम लोग बात करें। ये सोशल मीडिया में एवरी संडे 9 to 10 विदाउट फेल वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे,
सॉरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे आप। एक ढांचा, एक स्वरूप इसका हम लोग तैयार करेंगे। हर हफ्ते मतलब ये कैसा काम करना है उन्होंने शुरुआत किया है मुझे लगता है। Yes, They have already started. we started. We had a very brilliant talk last week, but today also we had another session, but very few turned up. But last week it was very good, and next week onwards we want to make it that way again. Again we'll be inviting Pantejis who can give talks from Buddha and his Dhamma, not some unrelatable Buddhist topics. बुद्ध एंड धम्म के अंदर में जो बातें लिखी है बाबा साहब ने, उसको आधार करते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे भंतेगण ये जो बुद्ध संगोष्ठी है उसमें हम मतलब उनको सम्मिलित करना चाहते हैं ताकि सभी को उसका लाभ हो। And yeah, we'll be talking about various things for the young people as well, like right speech, right action, right livelihood, how to become more socially harmonious. I think as Bahujan youth, we can be very disconnected from society. बहुजन युवक जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है हमारे बुद्धिस्ट जो बात करते हैं, तो उनको सक्षम करने के लिए उनका सम्यक भाषा, सम्यक वाचा, तो इसके ऊपर हम लोग लक्ष्य केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ। और the third thing is, and this will be every Sunday at 9 a.m. morning. सुबह 9 बजे हर हफ्ते संडे, हाँ संडे, हर इतवार को सुबह 9 बजे हम लोग ये एक्टिविटी करते रहेंगे। Next thing is Dhamma Yatra. We are planning for a Dhamma Yatra from Sabrimala to Nagpur, not like directly from Kerala to Maharashtra, but we will be going through Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, like that, and we will be coming down to Nagpur. We will be visiting. हम लोग धम्म यात्रा का आयोजन करने वाले हैं जिसकी शुरुआत सबरीमला साउथ में केरला से स्टार्ट करेंगे, तमिलनाडु के अलग अलग राज्य से होते हुए हम लोग महाराष्ट्र में प्रवेश करके दीक्षा भूमि नागपुर में एक अशोका स्टैचू को लेकर वो वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। वो एक लॉरी में सबरीमला टू ऑल ओवर इंडिया और इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेसेस विजिट करके वहाँ we spread the awareness of Dhamma and the importance of Dhamma in today's day and age to solve our social and psychological problems. धम्म का महत्व सब तरफ चारों ओर फैले, चारों दिशाओं में फैले, इसलिए हम लोग ये जो धम्म यात्रा की जो शुरुआत करने जा रहे हैं। और चक्रवर्ती हमारे सम्राट अशोक, उनका जो पुतला है हम लोग दीक्षा भूमि नागपुर में स्थापित करना चाहते हैं। ऑफ दी इनके संभाषण के अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर प्रभु के साथ में गया था, पूजने से बात भी हो चुकी है। उन्होंने मतलब अपने जो रिक्वेस्ट किया था उन्होंने जगह भी मतलब उन्होंने देख ली है और आर्किटेक्ट को बोला है कि यहाँ हम लोग को स्थापित कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारी जो विरासत है वो आगे बढ़े, लोगों तक पहुंचे। Yes, Dr. Bharti Prabhu is leading this, and we are only assisting him. So that's that. भारती प्रभु, डॉक्टर भारती प्रभु के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है। Yes, and see what you all can support, and your well wishes and support is very important for us to make this a successful event. आपका सहकार्य हमें जरूर लगेगा, ये जो करना चाहते हैं काम उसकी सफलता के लिए आपका सहयोग अपेक्षित। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। Thank you, Mridula Varangamudi. She is upcoming leader not only in Karnataka but all over world, all over India. I can foresee such kind of leadership we require. She is very outspoken, very bold. We met in Karnataka, and then I thought of inviting her for this convention. Since yesterday she is involved in our
convention. I'm very happy for her and happy for everybody. Thank you. नेक्स्ट स्पीकर मैं चाहता हूँ अविनाश कठारे जी, नागपुर से यहाँ पधारे हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि मंच पर आके वे विदर्भ के प्रतिनिधि है वो, और अपनी बात संक्षेप में 10 मिनट में करेंगे, इसकी हमें पूरा विश्वास है करेंगे। ओके, थैंक यू टाइम। मैं सर्वप्रथम अपने सभी आदर्शों को वंदन करता हूँ, तुझे लिए भूते को संघ को वंदन करता हूँ। उपस्थित वक्तागण और उपस्थित ऑडियंस, उपासक उपासिका, इनको सप्रेम जय हिंद, नमो बुद्धाय। बुद्ध विहार समन्वय समिति जिस उद्देश्य से तैयार की गई है, कोऑर्डिनेशन आवाज येतो है। कोऑर्डिनेशन, समाज के सभी स्तर के लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का तो होना ही चाहिए, लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, उनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है, और उस उद्देश्य से बुद्ध विहार समन्वय समिति ने कुछ बेसिक चीजें बताई है। मैं विदर्भ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और इस क्योंकि ये प्रतिनिधि सत्र है, रिप्रेजेंटेटिव्स का सत्र है, इसलिए जो प्रतिनिधि है उनकी कुछ ड्यूटीज है, और उन्होंने ये जो मिशन है इसको कैसे अच्छे से चला है, इसके लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमने रजिस्ट्रेशन, सदस्यों का नोंदणीकरण, ये उपक्रम स्टार्ट किया है। हमने उसके पॉम्पलेट छपाए हैं, पूरे उसके बुक्स हमने विदर्भ में जहां तक सभी जिलों को हमने बाय पोस्ट भेजा है, उन्होंने निधि कलेक्शन किया है। सदस्यता थी केवल 130 रुपए है, उसमें 100 रुपए रजिस्ट्रेशन और 20 रुपए उस नाम की कीमत। ये हमने मैक्सिमम लोगों को भेजा है, इवन दूसरे स्टेट्स में भी भेजा है। विदर्भ के कुछ जिलों ने वो निधि संकलन भी किया है। निधि संकलन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी समिति को चलाना है तो निधी की अत्यंत आवश्यकता होती है। मराठीत म्हणतात सगळं सोंग करता येतं, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही। त्याच्यामुळे निधी कलेक्शन हा महत्वाचा मुद्दा है। तो जो फॉर्म्स मिले हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स भी हमने भेजा है सॉफ्ट कॉपीज में, तो आप अपने जिलों में, अपने स्टेट्स में मैक्सिमम सदस्य बनाए, निधि कलेक्ट करें, और उस निधि का उपयोग इस समिति के उपक्रम करने में काम में लाए। तालुका स्तर पे समितियां बनाए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है बुद्ध विहार समन्वय समिति का, उसके हिसाब से जो भी पदाधिकारी बनाए, तालुका लेवल पे बनाए कमेटी, जिला लेवल पे कमेटी बनाए, स्टेट लेवल पे कमेटी बनाए, सेंट्रल की कमेटी तो है ही। हमने विदर्भ में मॉडल के रूप में ये कार्य जोर से शुरू किया है। नागपुर जिले को मॉडल करके हमारे एक युवा कार्यकर्ता है सुदीप चालपुरे, उन्होंने इस बारे में एक वर्कशॉप भी दिया है कि लोग अपने कार्यकर्ताओं को गाइड करने का, समिति का काम अच्छी तरह से कैसे हो। उसी तरह विदर्भ लेवल पर हमने, महाराष्ट्र का एक रीजन है विदर्भ, तो विदर्भ रीजन में भी हमने एक वर्कशॉप लिया है। उसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया था, और मेरे साथी लोग मुझे साथ में थे, मेरे साथ में थे। तो उसमें हमने समिति के जो भी उपक्रम है, उस उपक्रम के बारे में लोगों को मार्गदर्शन किया। अशोक भाऊ सरस्वती ने जो पाली है, पाली हम क्यों सीख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। हम मंदिरों में जो प्रार्थना और जो मंत्र बोले जाते हैं और चुपचाप सुने जाते हैं, उसका अर्थ नहीं मालूम ये ना हो। पाली इसलिए सीखना चाहिए, हम जो बंदना बोलते हैं, जो गाथाएं बोलते हैं, उसका समझना चाहिए हमको, उसके हिसाब से अपना आचरण करना चाहिए, संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। तो सदस्यता नोंदणीकरण बताया, तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल राज्य समिति हो गया। मेरा तीसरा एक यह है कि हमारे पार्टी सामने पाली भाषा के बारे में बताया। पिछले 4 साल से पाली भाषा का हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। पाली भाषा का आयोजन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी उसका प्रमाण बढ़ रहा है, एग्जाम में लोग आगे रहने का,
महाराष्ट्र से काफी अच्छा हमको रिस्पांस मिला, लेकिन बाकी स्टेट से हमको बहुत कम रिस्पांस मिला। मेरी गुजारिश है इस मंच के द्वारा कि दूसरे स्टेट्स के जो यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, उन्होंने पाली भाषा में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बैठाने की कोशिश करना चाहिए। उससे दो काम होते हैं, लोग पाली भाषा सीखेंगे, बौद्ध धर्म का जो नॉलेज है वो ग्रहण करेंगे, उसका अपने डेली लाइफ में उसका उपयोग होगा। उसी तरह निधि का संकलन होगा। पाली भाषा में जो निधि जमा होता है वो अपने समिति के कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तीसरी बात कहूँगा, धम्मसहर हमारे बाबा चांदी जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग धम्मसहर का आयोजन करते हैं। विदर्भ में हमने जो भी हेरिटेज बुद्धिस्ट हेरिटेज है, पौनी में है, रामटेक में है, मंदसौर में है, सालबर्डी है, यानी अपनी जो बुद्धिस्ट विरासतें हैं वो लुप्त हो रही है, उस पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से अगर उन प्लेसेस को विजिट पे तो उसका संवर्धन भी होगा और उसमें किसी का अतिक्रमण नहीं होगा। बहुत जगह यहाँ भी पूना के नजदीक जो अपनी बुद्धिस्ट विरासतें हैं, लेनिया है, कारवा लेनी है, अजय लेनिया, हम लोग जाके आए परसों और भी जाने वाले हैं जुनर लेनी में। तो हम लोग विदर्भवासियों ने डिसाइड किया है कि हम ये सब चीज़ों को देखने का, बाबा साहब का बंगला है जिस बिहार में देवूर रोड में बाबा साहब ने पहली मूर्ति बनाई, वहाँ जब हम लोग गए तो हम लोग द्रवित हो गए, हमारा मन द्रवित हो गया, यानी अंतर्गत भर के हमारे हम बाबा साहब जा रहे हैं, वहाँ आए हैं। तो धम्मसहर का उद्देश्य है कि हमको वो बाबा याद आना चाहिए, भगवान बुद्ध याद आना चाहिए, उनके विचार याद आना चाहिए, उनका मार्ग याद आना चाहिए। उसी तरह से हम अपना आचरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखमय जीवन करें। बिहार में सिर्फ वंदना पे सीमित न रहे, उसको संस्कार केंद्र बनाए। सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वहाँ पे लाइब्रेरीज हो, वहाँ पर अभ्यासिका हो, बच्चों को वहाँ पे पढ़ने के लिए अवसर मिले, वहाँ पे गाइडेंस कैंप्स हो। ये मेरा निवेदन है कि बिहार को वंदना पर सीमित न रखे। महिलाओं ने बिहार को बहुत अच्छा संभाल के रखा है, वंदना लेते हैं। उसी तरह पुरुषों ने, युवा लोगों ने भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। उसी प्रकार मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ कि जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करते हैं उनको दिक्कतें आती हैं। उनका जो फीडबैक है कि कुछ लोग उनको बहुत से बातें सुनाते हैं। एक तो अपनी सहन शक्ति ज़्यादा होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता हो, उन्होंने ये समिति का उपक्रम चलाते हुए कोई दुखी न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। सम्यक वाचा होनी चाहिए, व्यवहार अच्छे होने चाहिए, मैत्री भावना होनी चाहिए। अगर तुम उसको दुखी करोगे तो वो करेगा, टूट जाएगा, संगठन कमजोर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई दुखी न हो और इस समिति का कार्यकाल अच्छे से रहे। अपना ये बुद्धवार समन्वय समिति का संगठन है वो अच्छे से मजबूत रहे। अपन बाकी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, बाकी जो सोशल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको साथ समन्वय करने की बात करते हैं, चाहे वो TBM हो, तिब्बत बौद्ध महासंघ हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, समुदाय सेवी दल के साथ कोऑर्डिनेशन करने की बात करते हैं। लेकिन हमें देखा जाता है कि अपनों में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो ये बात ठीक नहीं है। अपने में मैत्री भावना होनी चाहिए और एक कोई भी चीज, कोई उपक्रम हो वो सर्वसम्मति से होना चाहिए, सभी का मत लेना चाहिए और ताकि वो अच्छे ढंग से कैसा हो ये ध्यान में रखते हुए कोई भी उपक्रम लिए। अपन 25 उपक्रम लेंगे लेकिन वो अगर बराबर नहीं कुछ काम देने तो 5 ही उपक्रम लो, लेकिन उसको अच्छे ढंग से अपन उसको करना चाहिए, समाज का भी फायदा हो और समिति को भी फायदा हो। बस मैं इतने अपने विचार रखा हूँ और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इन चीज़ों का सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने, सभी महाराष्ट्र के जिलों के प्रतिनिधियों ने और स्टेट, बाकी स्टेट से आए हुए सभी प्रतिनिधियों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जो बुद्धगया समन्वय समिति है, यानी कितने अच्छे तरीके से वो काम करे, ये इसका ध्यान रखते हुए अपना कार्य चलते रहना चाहिए, किसी को दुखी न करे और मैत्री भाव से, प्रेम भाव से इस समिति को अच्छे से बढ़ाए, अच्छा मजबूत बनाए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जय हिंद।
धन्यवाद अविनाश खड़ा ने मेरे बताने के बावजूद मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा ही लिया, पूरा प्रदेश कवर कर रहे थे वो विदर्भ, लेकिन फिर से मेरी गुजारिश है कि समय की कमी है और हमारे वक्ता ज़्यादा है प्रतिनिधि, तो मैं ज़्यादा समय न बिताते हुए मैं यहाँ गायकवाड़ में पहले होने वाले का टिकोडे सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो संभाजी गायकवाड़, पहले संभाजी गायकवाड़ उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ. सर्व महापुरुषांना जय हिंद. आणि ब्रेकफास्ट हेवी झाला वाटतं. जोरात जरा माझा बरोबर जय भीम म्हणा. जय भीम. आवाज नाही आला. जय भीम. जय भीम. धन्यवाद. मी मराठी बोलणार आहे कारण माझं हिंदी आणि इंग्लिश काय एवढं चांगलं नाही. पण मित्रांनो, सर्व महापुरुषांना अभिवादन. सर्व विचारपीठावरील सर्व डिग्निटीला देखील माझा सप्रेम जय भीम आणि तुम्हाला देखील माझा सप्रेम जय भीम. फूटी हिंदी बोलना, लेकिन हिंदी का जब राष्ट्रीय सम्मेलन है तो ऐसे नहीं ओके, कोशिश करूंगा. ओके, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं. भाइयों और बहनों, मैं इकोनॉमिक्स पे काम करता हूँ. मेरा ये मानना है कि हमारा घर का इकोनॉमिक सुधर रहा है, लेकिन समाज का सुधर नहीं रहा है. और समाज का सुधरने के लिए हमारा बुद्ध विहार जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये सेंट्रलाइज होना चाहिए, उस तरफ ये बुद्ध विहार समन्वय समिति जा रही है कि सब बुद्ध विहार का समन्वय करें. और मेरा क्वेश्चन ये है, बाबा साहब ने पहली पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में की है? जल्दी जल्दी बोलिए, मेरे पास 2 ही मिनट बाकी टाइम है. इकोनॉमिक्स. लेकिन बाबा साहब जाने के बाद हमने 2 चीज पे काम किया है, एक धम्म के ऊपर और दूसरा पॉलिटिक्स के ऊपर. और मुझे नहीं लगता कि दोनों जगहों में हमको इतना सक्सेस मिला है. और जो पहली पीएचडी बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स में की है, इकोनॉमिक्स में हमारा काम नहीं हुआ है. इसीलिए हमारा सोशल इकोनॉमिक्स बहुत पुअर है, ना के बराबर है. हर प्रोग्राम के लिए हमको घूमना पड़ता है, चंदा दो चंदा दो चंदा दो. ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए. और इसमें भी ये गड़बड़ होती है, जो पैसा देता है उसके पास हम पहले जाते हैं कि चंदा दो, और जो नहीं देता है उसको बोलते हैं बाबा साहब की गद्दार औलाद है. लेकिन आज हमने क्या किया है, सोशली हमने एक दूसरे का ट्रस्ट ब्रेक किया है. हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, बाबा साहब ने हमको बोला था तुम्हारे आमदनी का 5% 20% हिस्सा समाज को दो. लेकिन आज हर एक इंसान के सामने ये क्वेश्चन है कि हम वो किसको दें, कौन है हमारे पैसे देने के लायक. तो मैं फिलहाल तो समन्वय समिति की तारीफ करूंगा, वो फिलहाल तो काबिल है ऐसा मेरा मानना है. तो समन्वय समिति जो काम करे उसके लिए जो जोरदार ताली होनी चाहिए. ताली में भी कंजूसी, जितना ताली जोर से बजाओगे उतना आपका लाइफ ज्यादा होगे. धन्यवाद. तो मेरा कहना है कि बुद्ध विहार सेंट्रलाइज होना चाहिए और हर बुद्ध विहार इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. पैसा होने के बाद हम सब नौटंकी कर सकते हैं. तो मेरा ये चैलेंज है, कोई भी तालुका कोई भी विहार अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ इस स्टेज से. मैं वो विहार में, वो तालुका में, वो कमिटी में मैं करोड़ों का निधि खड़ा करके दे सकता हूँ. बट टर्म्स एंड कंडीशन एक है, वो विहार, वो समिति बाबा साहब के घटना के अनुसार चलनी चाहिए. फिर से मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ, कहीं से भी मैं करोड़ों का चंदा इकट्ठा कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है. बस वो चंदा बाबा साहब के घटना के अनुसार खर्च होना चाहिए. बस इतनी ही बात रखता हूँ. सबको मेरा सविनय जय भीम, जय संविधान, जय भारत. धन्यवाद गायकवाड़ साहब. और तो मैं यहाँ अभी आमंत्रित करता हूँ ओम प्रकाश चौधरी, जो अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ प्रदेश बीएसएस के. ओम प्रकाश चौधरी साहब. संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि. सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सतनाम,
जय संविधान, जय भारत। मम नाम ओम प्रकाशो, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मेरा मूल डिस्ट्रिक्ट जो है अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश है। बुद्ध विहार समन्वय समिति के आयोजकगण ने मुझे बुद्ध विहारों के सेकेंड राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनी मनोदशा व्यक्त करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आयोजकगण का साधुवाद करता हूँ। और मैं चूंकि छत्तीसगढ़ से आया हूँ तो कुछ चीज़ें छत्तीसगढ़ का आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ जो है एक बुद्धिस्ट प्लेस है, जो वहाँ पे सिरपुर जगह है और सिरपुर जो है प्राचीन काल में जो है बुद्ध नगरी होती थी, बुद्ध भूमि है। और वहाँ जो है नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, नालंदा के स्तर का विश्वविद्यालय और बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जिसको कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि लोग जो है उसके बारे में समझें और अपनी धरोहर संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए, जिसमें कि बुद्ध विहार समन्वय समिति बहुत आगे आगे काम कर रही है, तो उसका सहयोग है। और अगर हम देखें तो तथागत जो है बहुत बड़े मनोचिकित्सक है और इसको जो है विश्व स्तर से जो है लोग प्रमाणित करते हैं, मानते हैं। लेकिन हम लोग हैं, भारत के लोग हैं, हम लोग आज भी उसको नहीं पहचान पाए और नहीं पहचानते हैं, जिसके ऊपर बहुत आगे आगे हमको काम करने की जरूरत है, जिसमें हमको महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से जोड़ना चाहिए और आगे धर्म के राह को आगे ले जाना चाहिए। मैं दूसरी और बात जो है कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 70 वर्ष हो गए, लेकिन जिस हिसाब से अभी काम होना चाहिए था, तो काम तो बहुत हुआ, लेकिन स्तर को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें कि बुद्ध विहार समन्वय समिति अकड़ी होके काम कर रही है। तो उसका भी मैं एक पार्ट हूँ और सबसे जो संघ के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, निवेदन करूँगा कि आगे आके काम करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों का विराम देता हूँ। चिरं तिष्ठतो बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतो बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतो बुद्ध शासनं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। इसके बाद मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ प्राध्यापक शशिकांत त्रिपुरी जी, पुणे से है और वो संक्षेप में आपके सम्मुख आएंगे। बुद्ध विहार समन्वय समिती जे काय काम आमच्यावर सोपेल ते काम आम्ही अगदी प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। ये हाड़ाचे कार्यकर्ता है, अभी क्या बोलेंगे हिंदी में, हड्डी के कार्यकर्ता बोल सकते हैं। तो वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, सिर्फ काम करना चाहते हैं। तो एनीवे उनके पास जिम्मेदारी काफी है, तो उधर भी ध्यान देना, इसलिए वो संक्षेप में बात कर रहे हैं। मैंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि इतना भी संक्षेप में बोलेंगे। एनीवे थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ हमारे तमिलनाडु के जी मोहन जी को, जो वहाँ के बुद्ध विहार समन्वय समिति के अध्यक्ष है तमिलनाडु प्रदेश के। नमो बुद्धाय நீக்குவார். நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு 11 பேர் வந்துட்டோம். அதில் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரை மிக ஆழமாக தெரிந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து புத்தகக்கார பற்றியான செய்திகளை எல்லாம் எல்லா மக்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தோம். அதில் குறிப்பாக பார்க்கும்போது மேடம் பொள்ளாச்சியிலிருந்து சத்யா மேடம் கூட வந்திருக்காங்க. பெண்கள் அது வந்து மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது வந்தது. அது முதல்ல நான் சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் வந்து चूँकि मोहन जी तमिलनाडु से है और हिंदी या मराठी उनको आती नहीं है, अंग्रेजी का भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है, तो वो सिर्फ तमिल में बात कर रहे हैं। मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि हम तक उनको पहुँचाने के लिए
बीच का दुआ करके मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ उनकी तमिल लैंग्वेज, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको आप तक पहुँचाऊँ। நான் வந்து தபால் துறையில் வந்து பணியாற்றி கொண்டிருந்தவன், இப்போ ஓய்வு பெற்றுக்கிறேன். ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நான் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய சிந்தனையில ஆழமாக நான் வந்து ஊழியர் விளைவா சென்னையில் இருக்க அருகில் இருக்கிற அரக்கோணத்தில் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாள் விழாவை ஆண்டுதோறும் மிக விமர்சையாக கொண்டாடுகின்ற ஒரு ஒரு நிலையை உருவாக்கியவன். அந்த வகையில் நான் இங்கே பாம்பேயில் வந்து ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பீப்புள் எஜுகேஷன் சொசைட்டி some 11 लोग के साथ तमिलनाडु से आए हैं और ये बहुत बचपन से या फिर बहुत यूथ टाइम से ही डीपली डॉक्टर अम्बेडकर का बुक्स पढ़े हैं. तो நான் பாம்பேயில் ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வந்து என்னோட கூட ஒரு 10 பேரை கூப்பிட்டு வந்தேன். 50 years के पीछे बॉम्बे लोग के साथ இங்க பாம்பேயில் வந்து வானலாவில் இருக்கின்ற பீப்புள் எஜுகேஷன் சொசைட்டியில தங்கி அங்க இருக்கின்ற சகோதரர் ரத்தன்குமார் பாண்டியன் இருக்கிறார். இப்போ அவர் இருக்கார் பாம்பேயில. அவர் தான் எங்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தவர். so he has बॉम्बे को 11 लोग के साथ ரத்தன்குமார் பாண்டியன் இருக்கிறார். இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இருந்து வேலை टैक्स ऑफिसर से मिलने गए थे. அப்போ நாங்க இங்க இருக்கின்ற இந்த ராஜா தாலே, அப்புறமா வந்து ராம் தேவசால், இப்படிப்பட்ட அசோக் டோங்கரே, இப்போ வந்து அவர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு சீஃப் செக்ரட்டரியா வந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவர், இப்போ பாம்பேல இருக்காரு. कुछ और लोग से भी मिलने आए थे और उनको उनका जानकारी है महाराष्ट्र के मूवमेंट के लोग जो अब तो बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस में है, चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट में. ऐसे நாங்க சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்க அரக்கோணத்துல பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பேர்ல ஒரு அம்பேத்கர் மன்றம் நிறுவி அதுல வந்து இரவு பள்ளி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அம்பேத்கர் மன்றம். so वो चेन्नई के पास एक डॉक्टर अम्बेडकर का एक मेमोरियल को एस्टैब्लिश करके मेंटेन कर रहे हैं. अभी वहाँ पे पढ़ाई कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं. அதற்கு பின்னால வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் ஆழமாக தெரிந்து கொள்வதற்காக நம்ம நாகப்பூரில் இருக்கின்ற பஞ்சுபாய் அவர்களை எல்லாம் அழைத்து வந்து அரக்கோணத்தில் வந்து கேடர் கேம்ப் நடத்திருக்கிறோம். 2 நாள் 3 நாள் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப். वो एक कैडर कैंप 2-3 दिन से 2-3 दिन पहले रन किए हैं जहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर का वो डीप लर्निंग्स को लोग महाराष्ट्र के नागपुर के लोग को भी ट्रेन कर रहे हैं वो कैंप्स में. அதற்கு பின்னால வந்து நாகப்பூரை வந்து நாம சில பேர் தொடர்பு கொண்ட போது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய தீக்ஷா பூமிக்கு அதனுடைய 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தீக்ஷா பூமிக்கு வர பயணத்தை தொடர்ந்தோம். दीक्षा भूमि को 40 years पहले आने के लिए एक इनिशिएटिव लिए थे. முதல்ல எங்களுக்கு ஒரு மொழி ஒரு பிரச்சனையா இருந்தது नागपुर लैंग्वेज बहुत एक दिक्कत था नागपुर में वो मोबिलाइज करने के लिए. அதுக்கு பின்னால வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சிந்தனை மட்டுமே நமக்கு ஒருங்கிணைக்கிறது நாங்கள் உணர்ந்தோம். वो बाबा साहेब के राइटिंग्स और वो उनके विचारों ही हमको यूनाइट करते हैं वो रियलाइज किया. எனவே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆண்டுதோறும் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 பேருக்கு 50 பேராக இன்னைக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் தீக்ஷா பூமிக்கு வர்றதுக்கான ஒரு உந்து சக்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். So
திரும்பி வந்தாங்க. लास्ट ईयर पिछला साल एक 150 लोग एक चार्टर्ड प्लेन जहाँ पे जय भीम लिखे हैं उसमें ट्रैवल करके नागपुर की दीक्षाभूमि में दीक्षा लिए हैं. எங்களுக்கு இன்றைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு வில்லேஜிலும் ஒரு இன்றைக்கு புத்த விகாரை ஏற்படுத்திருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து நாகபுரி दीक्षा भूमि போனதுனால தான் இன்னைக்கு அந்த ஒரு வளர்ச்சியை நாம் காணுகின்றோம். अगर अब हमारा तमिलनाडु में बिहारों और ये ब्रह्मा के नॉलेज फैला है तो उसकी वजह नागपुर का दीक्षा लिया जो दिया उसी कारण से हम यहाँ पे सक्सेसफुली तमिलनाडु में बुद्धिज्म का वो रिवाइवल हो रहा है. இன்றைக்கு எங்களுக்கு நாகபுரியில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அகாமடேஷன் அப்புறம் வந்து சாப்பிடுறது எல்லாமே வந்து சொன்னா தரம்பட் புத்த விகாரில் இருக்கின்ற நம்முடைய சகோதரர்களுடைய மிகப்பெரிய ஆதரவுனால தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து பௌத்தம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. Because of the generosity of people in Nagpur to give them accommodation, food and like support, they have been able to carry that forward in Tamil Nadu. இன்றைக்கு நான் வந்து கடந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த காலத்தில் 1990 பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் நூற்றாண்டு விழாவை மிக மிக சிறப்பாகவே கொண்டாடி இருக்கிறோம். அதற்கு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் ஜெய்பீம் போஸ்ட் என்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அதில் வந்து அம்பேத்கர் எவர் ரோலிங் டிராஃபி கபாடி அண்ட் ஃபுட்பால் சவுத் ஜோன் அளவில் நடத்தி ஒரு பெருமையை உருவாக்கி இருக்கிறோம். स्पोर्ट्स इवेंट्स और बहुत कल्चरल इवेंट्स को ये लोग इसीलिए वो हर एक साल ऑर्गेनाइज करते हैं तमिलनाडु में और JB पोस्ट क्रिएट करके वो ये कर रहे हैं. लेडीज एंड जेंट कबाड़ी போட்டியை தேசிய அளவில் நடத்தி இருக்கிறோம். कबड्डी स्पोर्ट्स को वो नेशनल लेवल में वो JB ये करके कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. கடந்த காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற வேலூர் மாவட்டத்துக்கு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் என்ற பெயரை நாங்கள் பெற்று தந்திருக்கிறோம். They have named a district while वो वेल्लोर के पास जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के रखने का काम किए हैं. பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் நான் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்திலிருந்து மராத்தியிலிருந்து தமிழகத்தில் வந்து தமிழ இன்றைக்கு 38 அத்தியாயங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது சொன்னால் அதற்கு நம்முடைய அமைப்புகள் மிகப்பெரிய ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தது. इनके ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहेब का कई राइटिंग्स को तमिल में ट्रांसलेट मराठी से तमिल में ट्रांसलेट करके भी वो नॉलेज को फैला रहे हैं. இன்றைக்கு வந்து அரக்கோணத்தில் வந்து அதாவது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பவன் ஒன்று ஏறக்குறைய 2 தளம் 6000 சதுரடி வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் 6000 சதுரடி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन को एक अरकोणम के पास एक बाबा साहेब भवन को अम्बेडकर भवन को कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे 6,000 ग्राउंड फ्लोर को ये कंस्ट्रक्ट किए हैं. அது ஏறக்குறைய 60% கம்ப்ளீஷன் ஆயிருக்கு. 60% कंप्लीट हुआ है वो कंस्ट्रक्शन का ओवर और 40% रिमेनिंग. ஒரு நம்முடைய டெப்டி கமிஷனர் அந்த தாய்லாந்து கமிஷனர் மூலமா நம்ம வந்து புத்தா ஸ்டாச்சு வந்து 250 கிலோ எடையுள்ள 5 அடி உயரமுள்ள ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு இங்கே தாய்லாந்துலேருந்து வாங்கி அதை வந்து நம்ம எங்களுடைய புத்த விகாரில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். वो एक थाईलैंड से स्टैचू को बनवा के यहाँ पे वो उनके बुद्ध विहार में इंस्टॉल किए हैं. அது இங்க இருக்கின்ற பூனாவில் இருக்கின்ற டாக்டர் சாந்தபாலேஸ் ஓகேன்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவாக இருந்தாரு. यहाँ के डॉक्टर सांतपाल ओगे has helped him in making that happen, so he is grateful. அது இங்க இருக்கிற கட்டி மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்கின்ற சட்படி புத்த விகார்
बुद्ध विहार। एंड डॉक्टर मिस्टर दत्तू गायकवाड़ जो यहाँ के सप्तपुरी बुद्ध विहार के एक मेंबर ने अभी हेल्प किया है। எங்களுடைய இந்த மாநாட்டின் வாயிலாக நம்முடைய ஐயா சதுரேகர் சார் வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கிறாரு. இந்த மாநாட்டை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய புத்த விகார சமண கமிட்டியினுடைய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனைத்து தலைவர் செயலாளர்களுக்கும் நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं चंद्रशेखर जी और सब लोग जो ये ऑर्गेनाइज किए हैं वो ये कॉन्फ्रेंस को மிக சிறப்பாகவே வந்து ஒரு இடத்தையே உணவு மற்றும் தங்குவதற்கு அத்தனை வசதிகள் தந்ததுக்காக நாங்கள் அவர்களுக்கு பாராட்டையும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். दे आर ग्रेटफुल, वो बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करके हमको अकोमोडेशन फूड और सब सपोर्ट देने के लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं. இன்றைய நிலையில வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பௌத்தம் வந்து மிக வேகமாக பரவி கொண்டிருப்பதற்கு நாக்பூர் दीक्षा பூமி தான் காரணம். वो तमिलनाडु में बुद्धिज्म बहुत जल्दी फैलाने के कारण भी नागपुर के दीक्षा भूमि लोग ही कारण है, तो उसको भी धन्यवाद. எனவே இந்த நிலையை மேலும் மேலும் ஊக்குவிப்பதற்கு நம்முடைய புத்த விகார சமிதி வந்து மிகப்பெரிய உதவி செய்யும் என்றால் மேலும் பௌத்தம் வெகு விரைவில் தமிழ்நாட்டில் வளரும் என்பது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. वो ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो हमारा बुद्धिज्म तमिलनाडु में भी बहुत आगे फैलाएगा और उसका बहुत उम्मीद है. எங்களுக்கு இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தந்த இந்த இரண்டாவது தேசிய அளவில் நடந்த மாநாட்டு கமிட்டி அத்தனை பேருக்கும் என் தமிழ்நாட்டு சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நமோ புத்தா ஜெய்வி ஜெய்வி. धन्यवाद बोल रहे हैं. रुक्मानंदरी जी मोहन सर, यांचं कार्य मला माहिती आहे. आरक्षणाला खूप ॲक्टिव्हिटीज करत असतात दर महिन्यामध्ये. हर महीना में जी मोहन साहब और उनके साथी जितने भी है, राइट साइड में देख रहे हैं आप उनको यूनिफॉर्म में मतलब दिख रहे हैं. ये डिसिप्लिन का मामला है. डिसिप्लिन ऐसे ही होता है, एक जैसे यूनिफॉर्म पहन के है या हम लोगों ने उनको बोला होता कि सफेद ही पहन के आना तो शायद सफेद पहन के आते थे, लेकिन वो नीला जो कलर है पंचशील ध्वज वो लेके मतलब साथ में चलते हैं. तो सभी को साधु सबको धन्यवाद. अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर है आनंद राणे जी, जो कोल्हापुर से हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में, वहाँ के अध्यक्ष हैं. उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे. आनंद जी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोले मैं हिंदी में बात कर ही नहीं सकता, टूटी फूटी से बोले नहीं मैं मराठी में बात करता हूँ, आप हिंदी में थोड़ा बोल दीजिए. तो 5 मिनट और 5 मिनट मेरे हो जाएंगे, ऐसा 10 मिनट 5 मिनट मुझे भाषण करना पड़ेगा. मी प्रथम तथागतांना आणि बाबासाहेबांना वंदन करतो. सबसे पहले मैं बाबा साहब को और तथागत को वंदन करता हूँ. स्टेजवरील सर्व मान्यवर वक्त्यांना आणि या बौद्ध विहार समन्वय समितीचे प्रमुख अशोक मोदी सर, त्यांची सर्व टीम, ज्यांनी पुण्यामध्ये हा कार्यक्रम घडवून आणला, पडगन सर आणि त्यांची सर्व टीम, यांना मी मनापासून वंदन करतो. मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण और बुद्ध विहार समन्वय समिति के कार्यकर्ता, पुणे आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ. मी आपलं सर्वांचं लक्ष 14 ऑक्टोबर 1956 आणि 15 ऑक्टोबर 1956 या दिवशी बाबासाहेब काय बोलले या बोलण्याकडे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर अटेंशन, मैं आपका ध्यानाकर्षण इस तरफ करना चाहूंगा कि 1956 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने क्या कहा. पहा, बाबासाहेब 14 ऑक्टोबरला 10 वाजता चंद्रमणींच्या हस्ते त्यांनी दीक्षा घेतली आणि सर्व प्रकारचा धम्म स्वीकारण्याचा विधी त्यांचा पूर्ण झाल्यानंतर चंद्रमणी भिक्खूंना त्यांनी विनंती केली आपण कसा, आणि स्वतः त्यांनी
संपूर्ण 5 लाखापेक्षा अधिक जास्त जमलेल्या जनसमुदायाला दीक्षा द्यायला सुरुवात केली, त्यावेळेला आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल 10 वाजता सकाळी 14 ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी जेव्हा दीक्षा समारंभामध्ये धम्मदीक्षा घेतली, मेरा प्रॉब्लम ये हो गया, कब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कब मैं मराठी में, कब तमिल में और कब इंग्लिश में, ऐसा हो गया। सॉरी। तो 1956 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जब दीक्षा दी, वो प्रसंग आपके सामने रखना चाहते हैं। चंद्रमणि बौद्ध धर्मगुरु को उन्होंने आमंत्रण करने के पहले 10 बजे जैसे मतलब दीक्षा समारोह हुआ, तब का ये मतलब वाक्य वो बता रहे। बाबासाहेबांनी आपल्याला दीक्षा देत असताना पहिल्यांदा त्यांनी बुद्धांनी ज्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी दीक्षा देताना सर्वप्रथम बाबा साहब ने दीक्षा देते वक्त सबसे पहले बुद्धांनी धम्मदीक्षा दिल्याच्या आठवणी आपल्याला सांगा। अच्छा, तथागत बुद्ध ने जो दीक्षा के समय की जो यादें थी वो बाबा साहब ने लोगों के सम्मुख रखा। लोगों के सामने नहीं, मेरे बात को आप समझिए। अभी हिंदी में आप कंटिन्यू करें, पकड़ लिया अभी इतना हिंदी काफी, अभी ऐसे ही बात करें। धन्यवाद। आप समझ जाइए कि बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर को आप लोगों को दीक्षा दी, तब 22 प्रतिज्ञा हमको दी। तो धम्म दीक्षा का इतिहास हम क्या बोलते हैं आपको तपासता है, तो आप समझ जाइए कि जब बुद्ध ने 55 लोगों को दीक्षा दी, पहले 5 और बाद में 50, तो बुद्ध ने बोला था कि यही भिक्षु, और 2000 भिक्षु के बाद बुद्ध ने दीक्षा देना शुरू किया। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये 2 ही सेंटेंस के बाद बुद्ध ने सब लोगों को दीक्षा दी। तो बाबा साहब ने 2 पद्धति की धम्म दीक्षा बाजू रखी और हमको दीक्षा देने के लिए 22 प्रतिज्ञा हमको क्यों दी? तो बाबा साहब ने हमको बताया है कि शुद्ध पिटक में, अभिधम्म पिटक में और विनय पिटक में प्रत्येक पान में, पेज में सब देव देवताओं की बहुत ही संदर्भ दिया है। वो देवता हमें नहीं चाहिए, इसीलिए बाबा साहब ने धम्म जानने के लिए हमको वो 22 प्रतिज्ञा का फिल्टर किया है। बुद्ध ने धम्म और 22 प्रतिज्ञा, ये दोनों लेकर हम बुद्ध साहित्य पढ़ना चाहिए। और उसका हम प्लान हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हम वर्षावास धम्म परिषद हर साल हम आयोजित करते हैं, और प्रत्येक महीने में जो बुद्ध पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा के दिन हम सब लोग एकत्र आते हैं और धम्म हम जान लेते हैं। कौन से तरीके से? 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध एंड धम्म के चश्मे से या फिल्टर से हम क्या देखना चाहिए? धम्म देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे समाज में महाराष्ट्र में तो कई संगठन है, कई बौद्ध भिक्षु है, कई लोग हैं, वो क्या करते हैं? परित्राण पाठ और कुछ जो बाबा साहब को मान्य नहीं, क्या बोलते हैं उसे, मेरा हिंदी अच्छा नहीं इसलिए, तो सभी सब्जेक्ट जो रॉन्ग है, जो देवी देवता का है, सब लाते हैं और समाज को दिशाभूल करते हैं। इसीलिए मेरी विनती है कि हम कोल्हापुर में जो प्रयोग कर रहे हैं
कि 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध एंड धम्म का जो चश्मा है, दोनों आईना, उसके साथ हम धम्म चढ़ना चाहिए, उसका प्रयोग हम कोल्हापुर में कर रहे हैं। और आप भी अपनी आंखों से नहीं देखना, बाबा साहब के आंखों से, यानी 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध एंड धम्म से ही सब धम्म का साहित्य पढ़ना चाहिए। और धम्म के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम भी उसी तरह से करना चाहिए। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। मेरी हिंदी अच्छी नहीं, इसलिए मैं कम शब्दों में आपके साथ में रखा है। मराठी में जो बोलूंगा ना तो बहुत अच्छी ढंग से हम आपको समझ दूंगा। ओके, अभी मैं यहाँ आपके सामने आमंत्रित करता हूँ अभिषेक राज सिंह, उत्तर प्रदेश से। कल आपने उनको सुना है, तो आज फिर से मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। शायद ये जो ट्रांसलेशन अभी चल रही थी, इससे माहौल काफी हल्का फुल्का हो गया। वो पहले तमिल में बोले तो मृदुला बहन जी आई, मुझे लगा कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। 3 लेवल और ट्रांसलेशन हो जाएगी, लेकिन ठीक है, अच्छा है। बुद्ध विहार समन्वय समिति जो काम कर रही है बुद्ध विहारों के लिए, ये काम वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि हमारे इतने सारे बुद्ध विहार हैं, वो बिल्कुल उस तरह से बिखरे हुए हैं जिस तरह से हम बिखरे हुए हैं। कोई बुद्ध विहार नहीं चल रहा, उसका कोऑर्डिनेशन अपने पड़ोस वाले मोहल्ले के बुद्ध विहार से नहीं है। एक प्रदेश में इतने सारे बुद्ध विहार चल रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अपने प्रदेश के बुद्ध विहारों से ही नहीं है। देश में तो पता नहीं कितने सारे बुद्ध विहार नहीं चल रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ है। पुणे में 203 बुद्ध विहार है शायद, वो आपस में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं, तो बुद्ध विहार समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है नेशनल लेवल पे। लेकिन बुद्ध विहार समन्वय समिति का काम तब आसान हो जाता है जब हम सारे लोगों में कोऑर्डिनेशन आ जाती है, जब हम सारे लोगों में समन्वय हो जाता है। और ये जो समन्वय है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो एक साथ होना, इकट्ठा होना, एक विचार पे आना, इसको कहते हैं संघ। ये काम है संघ का। तो समण संघ जो काम कर रहा है वो लोगों की कोऑर्डिनेशन का कर रहा है। और बुद्ध विहार समन्वय समिति जो आज अशोक सर ने बताया कि वो समण संघ के अधीन आके काम करती है, क्योंकि काम वही है, वो बुद्ध विहारों का है, वो लोगों का है, तो काम एक ही है और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कल इतने सारे लोग थे, वो अपने साथ संघ की विचारधारा लेकर के गए। ऐसी जो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, ऐसी कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हर संडे को होती है। फिजिकली समण संघ के लोग इकट्ठा होते हैं और वो इकट्ठा होने के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करते। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इंतजाम में बहुत पैसा खर्चा हो गया, लाखों रुपए का पैसा खर्चा हो गया। समण संघ में जब बैठते हैं तो पैसा नहीं खर्चा होता, अपनी रोटी अपने घर से लेके आते हैं, बैठते हैं, संघ की बात करते हैं, संघ का विचार करते हैं, संघ की विचारधारा पे बात करते हैं, कैसे लोगों का कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे लोगों का समन्वय होगा, उस पर बात करते हैं, चले जाते हैं। फिर दोबारा कहीं बैठते हैं, अपनी रोटी अपने घर से लाते हैं, बैठते हैं, दिन भर चर्चा करते हैं, चले जाते हैं। जगह वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे किसी समण भाई की हो, या अगर ना हो तो कोई हमें मुफ्त में दे दे, ताकि जगह का पैसा भी ना लगे। लेकिन अगर कहीं जगह का पैसा लग रहा है, कहीं पे मजबूरी है कि बैठना और जगह का पैसा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए हर कोई अपना हिस्सा दे के जाता है, यानी अपना खर्चा खुद करके जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और समन्वय का जो काम है वो एक तो आसान हो जाता है, क्योंकि ना पैसा इकट्ठा हो रहा है, ना पैसा लग रहा है, अपना खर्चा तो दोगे। अपने घर में अगर आप रोटी खाते हैं, बाहर जाके रोटी खाएंगे और उस रोटी का कोई पैसा लग रहा है, उसका पैसा तो आप देंगे। अपना खर्चा खुद करके हम वो काम चला लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे 2-3 चीजें बहुत बढ़िया होती हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि हमारी नजरें उठी हुई रहती हैं, किसी और के पैसे का नहीं खाया, किसी और का किसी पैसे का इस्तेमाल नहीं करा, अपने पैसे से खाया, अपना इस्तेमाल किया। तो जो बात हम फिर कहते हैं, अपनी रोटी खा के समाज के बीच में बैठ के जो बात कहते हैं, उस बात में दम होता है। अब मान लीजिए रोटी तो खाई जो है मनोहर की, तो बात किसकी कहेंगे?
बात भी तो फिर वही कहेंगे ना, मनोहर को पसंद आएगी, अपनी तो नहीं कह सकते, इसलिए अपनी रोटी खानी है। वही काम है कोऑर्डिनेशन का जो आसानी से होता चला जा रहा है। भाव ने कल बताया 1.5 घंटा खराब हो गया, इतने सारे पैसे खराब हो गए स्वागत में, लोगों को आने में, स्वागत करने में, ये गले में पट्टा डालने में, मोमेंटो देने में, फूल देने में। अच्छा समय तो समय खराब हुआ, पैसा भी खराब हो गया, क्योंकि पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसा कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अव्वल तो पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग अगली बार आए या कॉन्फ्रेंस में आए अगली बार और अपने खर्चे पे आ जाए, यहाँ का कुछ खर्चा हुआ होगा रहने का या खाने का, समिति हमको बता दे कि इतना खर्चा हुआ है, आए अपना खर्चा दें, बैठे सुने, अपनी बात करें और डंके की चोट पे जाके कहें कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, अपनी बात आंखें उठा के कह के आए हैं। और समाज को वो बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि रोटी हमने अपनी खाई है, अपना खर्चा हमने बैठने का दिया है यहाँ पे। समाज को क्या, समिति को भी ये बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली समिति तो हमारे लिए ही काम कर रही है। हम अगर बात करेंगे अपना खर्चा, अपना पैसा खर्चा करके, तो समिति को वो बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे नियम है ना, ये समर संघ में चलते हैं और समर संघ के पैटर्न में ही बहुत सारी संगतियां होने लगी हैं। अभी वो जाम्बुले सर है नागपुर से, उन्होंने बताया बर्मा में एक संगति करने जा रहे हैं, बर्मा में संगति हो रही है दूसरे देश में, और पैटर्न क्या है, अपना खर्चा खुद देंगे, अपनी रोटी खुद खाएंगे। मतलब देश के साथ साथ विदेश में भी काम हो रहा है संघ का। ऐसे ही काम अमेरिका में हो रहा है, ऐसे ही काम लंदन में हो रहा है, ऐसे ही काम ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हो रहा है। तो ये जो आइडिया है समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का, अपने खर्चे से, ये बहुत बेहतरीन है और ये हमें जिता सकता है। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज जो आती है, अभी जब भाव ने वेलकम एड्रेस दिया तो उन्होंने बताया कि किसी का नाम प्रपोजल में जा सकता है अगले साल की अध्यक्षता के लिए। अब संघ में काम कैसे होता है, जो काम बच्ची लोग किया करते थे, सन्निपात बाहुल किया करते थे, बैठते थे संघ में शनिवार को और डिसीजन लिया करते थे और फैसले लिया करते थे, वही काम संघ में होता है। संघ में कहीं कोई संगति लगनी है, कोई कॉन्फ्रेंस होनी है, कोई काम होना है, पूरा संघ बैठता है, डिसाइड करता है और बताता है आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। बस अंतर इतना होता है बुद्ध विहार समन्वय समिति और संघ के काम में कि यहाँ पे सिंगल मैन लीडरशिप होती है, एक अध्यक्ष होगा, वो बताएंगे सबको। लेकिन संघ में काम बांट दिया जाता है, लोग अपनी, इनफैक्ट लोग अपनी मर्जी से काम लेते हैं, समिति अपना अपना काम करती रहती है, किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पे अध्यक्ष को चुना जाना है, तो मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति को सजेस्ट करूंगा कि जो काम बच्ची लोग किया करते थे, जिसकी वजह से वो कभी हार नहीं पाए, वही काम समन्वय समिति को करना चाहिए। पूरी समिति को संघ के रूप में बैठना चाहिए और अगली साल की जो लीडरशिप है, यानी अगली साल का जो अध्यक्ष का काम है, वो पूरी बुद्ध विहार समन्वय समिति को बैठ के एक साथ डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ये जो हमारी बहन है मृदुला, बेंगलोर से आई है, इन्होंने बताया कि अंग्रेजी पढ़ाने का काम है, यूथ को आगे लाने का काम है और जो यूथ है उसको आगे कैसे ले जाना इसका काम है। आई वुड लाइक टू टेल यू माय सिस्टर, दिस वर्क इज बीइंग टेकन केयर ऑफ फॉर लास्ट 2 years नाउ। ये काम पिछले 2 साल से चल रहा है। हमारे बीच में समन संघ में एक तो महाराष्ट्र से रमेश खटके सर हैं, एक महाराष्ट्र से IITN रिलायंस के बहुत बड़े जो है अधिकारी, उन्होंने रिलायंस छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने 2-3 कंपनियां CEO बन के खड़ी कर दी, राजेश कामले सर। इन दोनों लोगों को यूथ में काम करने में, हालांकि दोनों के बाल सफेद हैं, इन दोनों लोगों को यूथ में काम करने में बड़ा मजा आता है। वो हमारे जितने भी समर यूथ हैं उनको जोड़ के उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये वाली जो जनरेशन आज यहाँ है, ज्यादातर लोग जिस जनरेशन यहाँ बैठे हैं वो जनरेशन धीरे धीरे ढल रही है, ये एक सच्चाई है। और जब तक पैटर्न यूथ के हाथ में नहीं देंगे ये कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। और यूथ के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, यूथ के पास क्या है, काम को तेजी से आगे करने का तरीका है, यूथ के पास क्या है, अप टू डेट रहने के सारे साधन उनके पास उपलब्ध है, उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है। तो वो दोनों लोग, राजेश कामले सर और रमेश खटके सर, ये लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में यूथ को कनेक्ट कर रहे हैं, एजुकेशन पे, इंग्लिश पे, पाली लैंग्वेज पे, और उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे यूथ की एंट्री कैसे हो। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस चल रहे हैं,
ये जो बड़े बड़े जो है देश को दुनिया को चलाने वाले हाउसेस चल रहे हैं या फिर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, होता क्या है कि हम जिस सर्कल में बैठते हैं उस सर्कल की जानकारी हमको होती है, वही सर्कल हमको बताता है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर हम ऐसे सर्कल में बैठेंगे जो गांव की बात करेगा तो हमको गांव तक की जानकारी सीमित रहेगी, ऐसे सर्कल में बैठेंगे जो शहर की बात करेगा उसमें शहर तक की जानकारी सीमित रहेगी। लेकिन अगर हम ऐसे सर्कल में बैठेंगे जो इंटरनेशनल लेवल की बात करेगा या इंटरनेशनल एक्सपोजर देने की बात करेगा, वो सर्कल हमारे बच्चों को या हमारे यूथ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसी पहचान देगा कि हमको एक झटके में जितना भी अभी तक मेहनत हुई है ना 70-75 सालों में, वो एक झटके पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पूरी बनी दिखाई देगी। तो वो काम समर संघ में चल रहा है, ये समिति ये काम कर रही है। एंड सिस्टर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू मृदुला that you please come and see what is being done in समन संघ, बिकॉज जो आपका आइडिया है ना वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। आप हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन सेशन लगाते हो, वहां रोज 2 साल से रात को 8 बजे ऑनलाइन सेशन लग रहा है और उस ऑनलाइन सेशन में रोज 200 से 250 लोग इकट्ठे होते हैं। और जो बच्ची लोगों का फॉर्मूला था सन्निपात बाहुल के दिन यानी शनिवार के दिन, शनिवार के दिन जो हमारा शुभ दिन है, उस दिन 500 लोग इकट्ठे होते हैं, यूथ इकट्ठा होता है। और कमाल की बात यह है कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को वो पूरा का पूरा सेशन, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म महिलाएं चलाती हैं। वो पूरा का पूरा जो सेशन है वो महिलाओं के हाथ में रहता है, महिलाएं ही कंट्रोल करती हैं। और जितनी महिलाएं बैठी हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, 7, 8 और 9 अप्रैल को मुंबई के अंदर समन संघ की महिलाओं की संगति होने वाली है। महिलाओं की संगति का क्या मतलब है? रहेंगे वहां पे पुरुष भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, लेकिन महिलाएं ज्यादा रहेंगी। और आप देखोगे पूरी संगति, पूरा संचालन, पूरा वक्तागण, पूरी जितनी सारी चीजें होंगी महिलाओं के द्वारा की जाएंगी, महिलाओं के लिए की जाएंगी, महिलाएं ही करेंगी। इसलिए महिलाएं एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें कि जितनी बहनें हैं 7, 8, 9 अप्रैल को अगर मुंबई आएंगी तो आप देखेंगी कि संघ में महिला और पुरुष बराबर है और महिलाएं उतना ही पार्टिसिपेट कर रही है जितना पुरुष कर रहे हैं, और महिलाएं बहुत तेजी से आगे जा रही है। इसलिए महिलाएं आए, यूथ आए, सबके सब आए। और ये जो समन्वय समिति का काम है बुद्ध विहारों का, वैसा ही काम जो समन संघ में चल रहा है, लोगों की कोऑर्डिनेशन का, पूरी दुनिया में इस ग्लोब पे जितने भी हमारे समण भाई बहन हैं उनको जोड़ने का, उस काम में आके देखिए कैसे करना है और कैसे कराना है और कैसे वो आगे बढ़ेगा। समन संघ में सबको छूट है। अगर आपके पास आइडिया है, आप उस आइडिया को लेके आइए। 1 तारीख को संघ बैठता है, डिसीजन लेता है। अगर संघ ने डिसीजन ले दिया कि आपका आइडिया इंप्लीमेंट होगा, आप पूरी फोर्स के साथ लग जाइए। पूरी दुनिया यानी पूरी दुनिया का संघ आपके साथ लग जाएगा और आप उस काम को खत्म करने की पर्ची आ गई है, समय हो गया है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। धन्यवाद अभिषेक जी।